तो नाज़रीन, आपको फिर एक मरतबा बता दूं कि आज के खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में हम मुल्क में 1 जुलाई से लागू किए गए GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर बात कर रहे हैं। GST क्या है, इसके असरात मुल्क भर में आम आदमी पर, एम्प्लॉयज़ पर, व्यापारियों पर, इंडस्ट्रियलिस्ट पर, गरीब पर, अमीर पर क्या होंगे, इस पर आज हम यकीनन बात कर रहे हैं। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए जनाब सोमेश कुमार साहब। मैं आप जो है स्पेशल सेक्रेटरी हैं तेलंगाना स्टेट के, मैं उनका तहे दिल से स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूं सर। तो नाज़रीन, आपको बता दूं कि इस मुबाहिसे में आप भी शामिल हो सकते हैं, यकीनन शामिल भी हो रहे हैं हमारे नाज़रीन। स्क्रीन पर मौजूद फ़ोन नंबर पर राबिता करते हुए आप GST से मुताल्लिक़ हमारे मेहमान सोमेश कुमार साहब से रास्त सवालात भी कर सकते हैं। यकीनन GST को जब से मुल्क में लागू किया गया तब से अवाम में एक तशवीश, उलझन देखी जा रही है और साथ ही एम्प्लॉयज़ हों या बिजनेस करने वाले ताजरीन सभी GST से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं। यकीनन हर सिटीज़न के लिए यह ज़रूरी है कि वो इस नए कानून के बारे में मालूमात हासिल करे, इसलिए कि हर शहरी पर GST के असरात रास्त तौर पर या बिलवास्ता तौर पर होंगे और हो रहे हैं। प्रोग्राम के यकीनन इस खुलासे में मैं आपका ज़ायद वक्त नहीं लूँगा, लेकिन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से हमारी गुफ्तगू चल रही है, हमारे बुनियादी जो सवालात हैं मैं हमारे मौजूद मेहमान के सामने भी रखना चाहूँगा। अवाम की जानिब से सामने आने वाली उलझनें क्या हैं, इनको ज़रूर पेश करूँगा। हमारे मौजूद मेहमान भी इन सवालात को ज़रूर मद्देनज़र रखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वक्त की कमी के नतीजे में हम कोशिश यही करेंगे कि सवाल भी मुख्तसर हों और जवाब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचा सकें। GST असल में क्या है वो ज़रूर हमारे मौजूद मेहमान आपको बताएंगे, लेकिन इसकी मुखालिफत और एतराज़ से भी मुतालिक जो बातें सामने आ रही हैं इनको मैं अभी जिक्र कर देता हूँ। इसके लिए प्रोग्राम जब आगे बढ़ता है तो वक्त की यकीनन तंगी होती है, जो इस वक्त भी हायल है। GST आवाम के लिए नहीं बल्कि जो कैपिटलिस्ट हैं, सरमायादार हैं, घराने हैं, इनके लिए तैयार किया गया। दूसरी बात यह है गरीब आवाम को हिडन टैक्स अब मज़ीद ज़ायद देना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है कि GST विदेशी कंपनियों के लिए लागू किया गया है। GST से आम आदमी को महंगाई का सामना होगा, छोटे कारोबारी और छोटे इंडस्ट्रीज बुरी तरह मुतासिर होंगे। किसी का यहाँ तक कहना है कि GST को मुकम्मल तौर पर लागू करना मुश्किल तर है। GST के नतीजे में फौरी तौर पर कमी, प्रोडक्शन में जो है कमी आएगी। और फिर सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या सेंटर और स्टेट के दरमियान जो तालमेल है, क्या सेंटर जो है इस टैक्स को लेकर हर स्टेट से इंसाफ बराबर करेगा। वहाँ के प्रोडक्शन के हवाले से मैं हमारे मौजूद मेहमान के सुपुर्द ये सवाल कर रहा हूँ। GST से रियासत की आमदनी पर पड़ने वाले असर की भी हम बात करेंगे। साथ ही रियासत तेलंगाना में GST के निफाज के हवाले से भी बहुत सी उलझनें पाई जाती हैं, इस पर भी हम हमारे मौजूद मेहमान से सवाल करेंगे। सर, यकीनन बहुत से फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं, उनको भी हम शामिल करेंगे। साथ ही साथ मैंने जितने सवालात किए हैं, मैं आगाज़ ये करूँगा, सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या वाक़तन GST जो है आवाम के लिए एक उलझन या बला है। मैं चाहूँगा कि आप इसका जो है तारुफ दे दें, इंट्रोडक्शन करवा दें। ये जो GST है, कई लोगों को इसके बारे में काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं, आप सोशल मीडिया पे भी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले आपको ये इल्म में लाना चाहूँगा, आपके इल्म में, कि ये एक बहुत ही अच्छा टैक्स है। ठीक, ये ऐसा कुछ नया नहीं है कि पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप पहले भी टैक्स देते थे, कोई सामान अगर आप खरीदते थे उस पर टैक्स देते थे, अब भी दे रहे हैं। लेकिन ये जो तरीका है, इसमें जो 17 टैक्स थे, 17 टैक्स थे, वो मिला के अब एक कर दिया गया। दूसरा क्या है, पूरे देश में जी जो टैक्स थे एक आइटम पे, उसको कॉमन कर दिया गया। पहले हर एक स्टेट में एक अलग टैक्स होता था, उसको कॉमन किया गया। तीसरा क्या है कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था, इसकी वजह से ये होता था कि लोगों को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। तो इसका उद्देश्य ये है, इसका जो मेन उद्देश्य ये है कि हम टैक्स लोगों को भार कम करें। और आपने अभी देखा भी है कि पहले जैसे तेलंगाना को लीजिए, तेलंगाना में पहले जैसे खाने की सामग्री थी, जो चीजें थी, जैसे गेहूं है, चावल है, आटा है, इस पे 5% टैक्स होता था। आज आप अगर खुला हुआ आटा, गेहूं, चावल कुछ भी खरीदते हैं, उस पे टैक्स 0 कर दिया गया है। ढेर सारे वस्तुएं हैं, कम से कम, जैसे मैंने एक स्टडी किया जिसमें 329 आइटम्स को मैंने लिया, और उसमें मैंने देखा कि टैक्स जो है उसमें कम से कम 70% आइटम का टैक्स कम हुआ है, रेट कम हुआ। इसके अलावे भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसकी वजह से भी टैक्स और भी कम होगा। तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये आम लोगों के लिए भलाई है,
इसमें जो बिजनेस करते हैं उनकी भलाई है और देश भी इससे तरक्की लेकिन सर जो छोटे ताजिर हैं, छोटे बिजनेस करने वाले हैं, अभी बहुत से कॉल्स उनके भी हमको मिले हैं, वो बड़े परेशान हैं कि किस तरह से वो अब मतलब अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं और जीएसटी के तहत किस तरह से आए। बहुत सारों की ये भी शिकायत है कि भाई हमको जहां हम होलसेलर्स के पास जाते हैं तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि अब जीएसटी के तहत जो है आपका भी जो एक रजिस्ट्रेशन है वगैरह वगैरह, इस तरह की उलझनें पेश आ रही। तो इसके लिए आप छोटे जो ताजरीन हैं उनको क्या कहेंगे? जो छोटे ताजरीन है, पहले देखिए जब तेलंगाना को अगर हम ले, पहले जो लोग 7.5 लाख से ऊपर बिजनेस करते थे उनको टैक्स में रखा गया था। आज के दिन में ये लिमिट बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया। इसका ये मतलब है कि सालाना जो 20 लाख का बिजनेस कर रहा है उसको जीएसटी में आने का जरूरत नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है कि उससे जो आगे स्लैब है उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं 20 लाख से 75 लाख अगर कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही सहूलियत दी गई है। इसका मेन क्या है, सहूलियत क्या दिया गया आपको? पहली बात, आपको 3 महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना है। पूरे साल में मात्र आप 4 रिटर्न फाइल करते हैं। दूसरी बात क्या है, उनको कम से कम टैक्स दिया जाता है। मतलब ये हुआ कि वो टैक्स कितना देते हैं, 1% देते हैं। अगर आप ट्रेडर हैं तो आपका जितना सालाना काम हुआ, 50 लाख का हुआ, 75 लाख का हुआ, आप 1% टैक्स देते हैं। दूसरी बात क्या है, आप 2% देते हैं अगर आप कुछ इंडस्ट्री चला रहे हैं। तीसरी बात है, अगर आप होटल चला रहे हैं कोई 75 लाख से नीचे का, 20 लाख से ऊपर का, आप केवल 5% टैक्स देते हैं। तो ये सुविधाएं हैं जो आपको मिल रही हैं। ये पहले 50 लाख ही तक था, तो अब जो लिमिट है उसको बढ़ा दिया गया। बहुत सारे लोग इससे बाहर हो गए हैं और इससे जो गरीब और छोटे बिजनेसमैन हैं उनको सहूलियत है, उनको कोई परेशानी नहीं। बिलिंग का सिस्टम किस तरह से होगा? अगर ये फर्ज कर लिया जाए कि कोई छोटा बिजनेसमैन है, वो होलसेल मार्केट से कुछ खरीदता है, तो फिर अब जो बिलिंग पहले हुआ करती थी अब उसका तरीका क्या होगा? अगर जैसे आप अभी बता रहे थे, कुछ लोग के सामने ये मिसाल आ रही कि कोई बड़ा बिजनेसमैन है जहां से वो थोक में जो सामान खरीदता है, अब उसको बोल रहा है कि आप अपना जीएसटीएन नंबर दें। लेकिन ये जरूरत नहीं है। अगर आप 20 लाख से कम की बिजनेस करते हैं, आपको जीएसटीएन लेने की जरूरत नहीं है। वो आपको देगा और आपको उस पे जो भी टैक्स उसने जो उसको चार्ज करना है वो आपको चार्ज करेगा। आप अपना मार्जिन लगा के आप बिजनेस करें, आपको टैक्स दायरे में रहने की जरूरत नहीं है। जो लोग 20 से ऊपर है, 75 है, उनको भी वो देगा सामान और वो आपको सालाना उस पे जो भी आपने बिजनेस किया उस पे 1%, आप ट्रेडर हैं तो 1% देना है। तो इसीलिए किसी को इसकी वजह से समस्या नहीं। अभी क्या है, नया चीज आया है, लोगों को कुछ गलतफहमियां हैं, कुछ जानकारी नहीं है, इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन हम पूरी तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं और लोगों को जानकारी बढ़ा रहे हैं। ये जहाँ तक तेलंगाना सरकार का मानना है, थोड़ा सेटबैक भी हो रहा है। जैसा कि अभी कल ही कैलकुलेशन दिए गए थे इटला राजेंद्र साहब जो आपके वज़ीर फाइनेंस हैं कि थोड़ी बहुत मुश्किलात होंगी, तो ये कैसे हल होंगी? जबकि ये इंप्रेशन हो रहा है कि सरकार की इनकम जनरेट ज़्यादा होगी। इसके बारे में, इन 2 सवालों के बारे में बताइए। देखिए अभी क्या है, ये टैक्स कैसे फिक्स किया गया? ये टैक्स को न्यूट्रल रेट बोलते हैं। मतलब क्या है कि पूरे इंडिया का टैक्स लिया गया, हर एक स्टेट का लिया गया, उसका एवरेज निकाला गया और बोला गया कि भाई इतना पे रख देते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोई चीजें हमारे यहाँ कम थी वो सडनली आपको ज्यादा लग रही है। जैसे हमारे पास बीड़ी के ऊपर, ग्रेनाइट के ऊपर ये काफी चर्चा हो रहा है कि भाई ये टैक्स बढ़ गया है। क्यों हुआ? क्योंकि दूसरे स्टेट्स में टैक्स ज्यादा थे, इसका एवरेज लेने पे हमारे यहाँ भी उन लोगों ने बढ़ा दिया। इसके ऊपर हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने लेटर भी लिखा है और इस पे वो लोग तवज्जो कर रहे हैं। वो लोग जल्दी ही कोई इसका सॉल्यूशन ढूंढ के लाएंगे। दूसरी बात है, जैसे कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो सरकार के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन या रोड्स एक्सेट्रा, उसमें पहले टैक्स कम लगता था, 5% ही टैक्स होता था। वो टैक्स भारत सरकार ने, जो जीएसटी काउंसिल ने 18 कर दिया और बोला कि आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लीजिए। इसकी वजह से हमारे ऊपर थोड़ा ज्यादा वजन पड़ रहा है और हमने उसके तो सर जो प्रोजेक्ट्स हैं, मिशन भगीरथ है और इरिगेशन का है, तो इसके जो 19,200 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स है जिसके तामीरी काम आगे बढ़ने, क्या इस पर जीएसटी की वजह से असर होगा कुछ? यही है, वो जो पूरा जो माने हमको एडिशनल जो बर्डन पड़ रहा है वो ये है। और सरकार ने, सीएम साहब ने लेटर लिखा है, हम लोगों ने मीटिंग्स में इसको रिप्रेजेंट किया है। उन लोगों ने बोला अभी जीएसटी शुरू होने दीजिए, हम आपके इस जो मसाइल है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर गुफ्तगू करेंगे और एक समस्या का समाधान लाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि एक एमिकेबल सोल्यूशन इसका निकल जाएगा। साथ ही साथ सर आम अफराद के हवाले से मैं ये जानना चाहूँगा, और फिर जो बिजनेसमैन है जिनका 1 जुलाई से पहले जो कुछ स्टॉक था
और वो कैसे ट्रांसफर होगा जीएसटी के तहत? जी, अब इसमें खास करके चूंकि एक नया सिस्टम आ रहा है हाँ। और बहुत ही रिवोल्यूशनरी चेंज है, इसमें काफी जो बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है, तो इसकी वजह से ये जरूरी होता है कि लोगों को ट्रांजिटरी प्रोविजन दिए जाए। इसका ये मतलब है कि आपने पिछले सिस्टम में वैट है या सेंट्रल एक्साइज है, आपने टैक्स पे किया हुआ है, अब नए सिस्टम में आप आ गए, आपको इसके लिए दोबारा टैक्स ना हो, इसके लिए सीधे साधे कुछ तरीके बताए गए हैं। आपका जो पुराना आपका जो टैक्स पे किया हुआ है, क्रेडिट है, वो आपको मिलेगा। और इसके लिए आपको ये करना है, कुछ चीजें करनी है। पहली चीज ये है कि आप पिछले 6 महीने का रिटर्न भर दें। दूसरी चीज है, आपने 30 जून को आपके पास जो स्टॉक हो उसको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। 31 मार्च 2017 को जो आपका स्टॉक है उसको भी आप रिकॉर्ड कर दीजिए। तीसरा आपको ये करना है कि आपको एक फॉर्म भरना है जिसका नाम है ट्रान 1, ट्रांजिटरी फॉर्म 1, वो आप भर दें और वो बहुत ही आसान है, आप आसानी से भर सकते हैं। और उसकी वजह से जो भी आपने टैक्स पे किया है उसको हम दोबारा से इसमें ले लेंगे। बिलखुसूस कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का क्या होगा और फिर जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं? नहीं, उसके साथ एक और सवाल, चेक पोस्ट जो पहले कायम थे उसका क्या होगा? दूसरा, जैसा कि बच्चों के दूध की है, पैक दूध पे आप टैक्स लगा रहे हैं, खुले दूध पे टैक्स नहीं लगा, तो ये चीज़ की थोड़ी वजाहत कर दें। जबकि पैक चीज़ें जो है लोगों में आम है, वो गरीब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने चेक पोस्ट का मिसाइल उठाया। हाँ। इसमें चेक पोस्ट जो है वो जीएसटी सिस्टम में नहीं है। एक बड़ा एक मैसेज के जैसा है, लोग ये बता रहे हैं कि भाई ठीक है, चेक पोस्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरे देश में एक ही टैक्स व्यवस्था लागू हो गई है। इसका क्या मतलब हुआ कि अब एक देश, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं। पहले क्या था, कर्नाटका का अलग टैक्स था, हमारा अलग था, आंध्र प्रदेश का अलग था, और उसमें और भी कुछ गड़बड़ियां होती थी। इसीलिए अब हम लोग को ये जो चेक पोस्ट है उसकी जरूरत नहीं। हमारे वहाँ पे करीब 200 एम्प्लॉई हैं, लेकिन हमारे पास मोबाइल पार्टी रहेगी। अगर कोई टैक्स बचा के कुछ गड़बड़ कर रहा है तो हमारे पास मोबाइल पार्टी की जरूरत है। उसमें कुछ लोगों को हमने एडजस्ट किया, कुछ और लोग हैं जो दूसरे जो हमारे पोस्ट खाली हैं वहाँ पे हमने लगा लिया। तो किसी को हटाने का तो सवाल ही नहीं है। हमको और भी अब जैसे काम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, हमको और भी लोगों की जरूरत होगी, तो हम उस पर काम कर रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि हमें किसी एम्प्लॉय को हटाने की जरूरत है। यस, कुछ चीज़ें हैं जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन जो दूध है वो उस पर तो जीएसटी की वजह से चेंज नहीं आया। वो जो डेयरी वाले हैं या डेयरी कॉर्पोरेशन है उसने अपना बदलाव किया है। जीएसटी की वजह से दूध के ऊपर कोई बदलाव नहीं आया। या फिर जितने भी खाने पीने की चीजें जो पैक हैं या ब्रांडेड हैं, जो आम लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, आप बात करिए, मैं बोल रहा हूँ। प्लीज आप। नहीं, मैं ही चाह रहा था, अभी हमारे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, उसमें ये बताया गया है कि जैसे कि कमर्शियल डिपार्टमेंट का अब क्या ड्यूटी रहेगा। अब जैसा कि लोग छोटे कर रहेंगे, आपके पास कोई काउंसलिंग सेंटर नहीं है, कोई लीगल एक्सपर्टाइज नहीं है, कोई सीए नहीं है, हम दुकानदार जाकर भाई मेरा कोई फाइल करना है, मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। आपके पास जो कमर्शियल ऑफिस के जोनल ऑफिसर्स होते हैं, क्या वहाँ ऐसी कोई सुविधा रखेंगे आप कि वहाँ के छोटे व्यापारी जाकर अपना जो है रिटर्न्स फाइल कर सकें? यकीनन आपने अच्छा सवाल उठाया, और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके 4 टीवी की माध्यम से कि देखिए, सरकार ने अभी 5, 6, 7 तारीख को पूरे तेलंगाना में हमने 54 मीटिंग्स ऑर्गेनाइज किया, जिसमें करीब 25,000 से ज़्यादा टैक्स पेयर ने हिस्सा लिया। उनको हमने बताया कि आपको आगे क्या करना है, आप ट्रांजिटरी प्रोविजन कैसे लेंगे। तो एक ही है। दूसरा है कि हर एक जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे हमने एक फैसिलिटेशन सेल भी लगाया है। आप वहाँ जा सकते हैं और उसमें बातचीत कर सकते हैं। उसी तरह से हमने सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक हमने एक टोल फ्री नंबर दिया है। आप उस पर फ़ोन कीजिए, आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो आप बताइए। उसी तरह से इसके अलावे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर का कॉन्सेप्ट आया है, जो कि हर एक शहरों में होगा। आप वहां जा सकते हैं और जो भी आपका टैक्स रिलेटेड इशू है, आपको लोडिंग करना, आपके पास कंप्यूटर की जरूरत नहीं, आप मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं, स्मार्टफोन से कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से कर सकते हैं, या फिर आप हमारे सेंटर पे जाके वहां से भी कर सकते हैं। इसीलिए किसी को इसकी वजह से अरे हमको कंप्यूटर नहीं आता इसलिए हमने, आप पहले कुछ हिसाब लिखते थे, आप अपना हिसाब किताब लिखिए, हमारे सेंटर पे आइए और इसको अपलोड कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप 10,000 से कम टैक्स पे कर रहे हैं पर महीना, आप अक्रॉस द काउंटर जाके कैश भी जमा कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं, और मैंने इसीलिए आपको पहले भी बताया कि जो छोटे बिजनेस करने वाले हैं उनके लिए खास करके इसमें ढेर सारे प्रोविजन दिए गए हैं। अब आप सवाल पूछ रहे हैं कि कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट का क्या रोल होगा। हमारा रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। रोल ये होगा, बदल रहा है,
अभी क्या है कि पहले आप रिफंड के लिए, रिटर्न के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, आप टैक्सेस के लिए आप हमारे पास आते थे, फेस टू फेस ज्यादा होता था। अब नहीं जरूरत है, आप अपने घर से, अपने दुकान से, हमारे सेंटर से आप कर सकते हैं। इंटरफेस डिपार्टमेंट का और लोगों का जो टैक्स पेयर उनका कम होगा, लेकिन हमारा रोल बदल रहा है। हमको दूसरी तरह जो इन्फोर्समेंट है, जो लोग बिना टैक्स पे किए हुए बिजनेस करते हैं, उनके ऊपर हमारा नजर रहेगा। तो रोल बदलेगा, लेकिन डिपार्टमेंट का इंपॉर्टेंस कम नहीं है। सर यहाँ एक इंप्रेशन ये है कि इट इज अ रिवाइवल ऑफ इंस्पेक्टर राज। हाउ यू फील? मैं तो आपने मजीद साहब आप बोल रहे हैं कि रिवाइवल ऑफ इंस्पेक्टर राज है। एक्चुअली ये पूरा जो सिस्टम है एक ट्रस्ट के ऊपर बेस्ड है, एक बिजनेसमैन फोकस्ड है। इसमें क्या होगा, पहली बात ये होगी कि आप देख लीजिए पूरे सिस्टम में जो भी हम 6-7 मेजर एक्टिविटीज करते हैं, उसमें डिपार्टमेंट का रोल नहीं है। आप खुद कर सकते हैं, पेमेंट हो गया, कुछ हो गया। पहले क्या था, डिस्क्रिशन बहुत, डिस्क्रिशन कम हो गया। आपको रिफंड मिलना है, आप अप्लाई कीजिए, आप फॉर्म भरिए ऑनलाइन, अगर आपका ठीक है, कंप्यूटर ही आपको 7 दिन के अंदर 90% पेमेंट दे देगा, कोई अफसर रोक नहीं सकता। आप आज रजिस्टर कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट लोड कीजिए, 3 दिन हमारे अफसर के पास टाइम है। अगर वो कुछ पूछना चाहे 3 दिन में पूछ ले। 72 घंटे पूरे हुए, उस दिन छुट्टी होने दो, कोई फेस्टिवल होने दो, ऑटोमेटिकली आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। इसी तरह से ये सारा जो डिस्क्रिशन था पहले कि आप किसी आदमी का एक पेपर निकाल लिए, भाई तुम्हारा कल से ऑडिट शुरू, हरासमेंट, अब कर ही नहीं सकते। 5% ही हम ऑडिट कर सकते हैं साल में, और वो 5% कौन होंगे? वो वैसे लोग होंगे जो कंप्यूटर बताएगा, कंप्यूटर में कुछ फार्मूला डाला जाएगा और सेंट्रल से आएगा वो। हम इंडिविजुअली नहीं, हम इसको लेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये मेरा दोस्त है, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। आप 5% ही कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस पे कंसंट्रेट कर सकेगा, उसके ऊपर अननेसेसरी हैरेसमेंट, प्रेशर नहीं होगा। साथ ही साथ सर एम्प्लॉयज हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, इनके हवाले से आप क्या इनको मतलब गाइडलाइन देंगे? तो एम्प्लॉयज का तो मैंने बताया कि बेसिकली जो अगर कोई एम्प्लॉय है, वो हम तो पहले भी जीएसटी नहीं देते थे, वैट देते थे, सेंटर एक्साइज देते थे, अब देखे अब सिंपल हो गया। ढेर सारी चीज़ों का आप देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका रेट कम हुआ है। अब पहले आपने देखा होगा शुरू में आया, अरे मोटरसाइकिल का प्राइस बढ़ जाएगा, कार का प्राइस बढ़ जाएगा, प्री जीएसटी सेल लगाया, लास्ट में क्या हुआ? अब दोबारा वही कंपनियां एडवर्टाइज कर रहे हैं कि जीएसटी के बाद रेट कम हो गया, इतना 10% कम हो गया, आप आके खरीदें। तो ये लोग ऐसे ही करते हैं बहुत। आप एक दुकान में जाएं, वहां पे आप वस्तुएं खरीदें, सब चीज का रेट कम हुआ या बराबर रहा है। आप पैक्ड फूड की बात कर रहे थे, पैक्ड फूड में पहले फूड के ऊपर 5% टैक्स था। अब फूड आप चाहें, आज के दिन में आप रिलायंस और बड़े स्टोर्स में भी जाएं, उन लोगों को हिदायत दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति आटा अच्छे क्वालिटी का बड़े बोरे से आप पैक उसमें प्लास्टिक कंटेनर में डाल के भी अगर कोई लेना चाहे, आप उसको दीजिएगा और बिना टैक्स के दीजिएगा, और ये सुविधा लागू हो गई है। तो लेकिन आप अगर कोई ब्रांडेड कंपनी का आटा खरीदना चाहते हैं, अच्छे कंपनी का, तो उसमें आपको 5%, पहले भी आटा पे 5% था, अब भी है। लेकिन आज एक गरीब तबके के लिए, एक मीडियम क्लास के लिए ऐसी आटा, अच्छे क्वालिटी का आटा बिना टैक्स के भी उपलब्ध है, मैं ये बताना चाहता हूँ। सर यहाँ पर सवाल ये भी उठाया जा रहा है, जब से जीएसटी की बात हो रही है, कि जीएसटी फौरी तौर पर जो प्रोडक्शन है उसको ज़रूर कहीं ना कहीं उसको नुकसान पहुँचाएगा, और जो छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर भी जीएसटी का बड़ा ख़राब असर रहेगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले जो स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस थे, उसके लिए कुछ चीज़ें खास करके मुहैया की गई थी कि अगर वो 1.5 करोड़ सालाना का बिजनेस कर रहे थे तो उनको कई चीज़ें माफ़ थी। अब वो 75 लाख तक कर दिया गया है। इसकी वजह से हमने इस चीज़ को बार बार उठाया है और बताया है कि छोटे जो उद्योग लोग हैं, जो छोटे कारोबारी लोग हैं, उनके लिए थोड़ा और मदद करने की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे जीएसटी के इम्पैक्ट हम लोग को पता चलेंगे, सरकार उनके बारे में भी सोचेगी। और हम लेकिन तो क्या शुरू में उनको मतलब अभी मुश्किल रहेगी, कब तक रहेगी, फिर ये भी सवाल है। नहीं, वो मुश्किल उतना नहीं है, लेकिन यस, पहले की तुलना में उनको जो सुविधाएं थी वो थोड़ी कम हुई है, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। और हमने ये मुद्दा हर एक मीटिंग में उठाया है। मुझे उम्मीद है कि शायद इस पे कुछ जल्दी ही कोई सुनवाई होगी, क्योंकि पूरे इंडिया का सवाल है इसमें। जी, अब देखिए, आप काउंसिल में मेंबर हैं, आप मीटिंग्स अटेंड किए हैं, महिलाओं की जानिब से काफ़ी बड़ा विरोध हो रहा है। महिलाओं की चीज़ों को आपने टैक्स स्ट्रक्चर में डाल दिया।
सिवाय पूजा की चीज़ों को छोड़कर, सिंदूर और बिंदी को छोड़कर आपने उनकी कॉस्मेटिक, औरत को अच्छा रहना चाहती है, कॉस्मेटिक पर आपने लगा दिया। औरत आप किचन में अच्छा काम करना चाहती है, मिक्सर ग्राइंडर पर आपने लगा दिया, फ्रिज पर लगा दिया, हत्ता कि मैंने उनके लिए जो नैपकिन्स होते हैं उस पर भी आपने टैक्स लगा दिया। तो ये जो महिलाएं हैं, आप कहते हैं कि महिलाओं को हम 33% देंगे, फनाद देंगे, और जो महिला व्यापारी है, महिला इंडस्ट्रीज है, उसको भी कोई कंसेशन नहीं दिया गया। तो आप चूंकि पूरी मीटिंगों में शरीक रही हैं, तो आपका क्या तासुर है इसके अंदर? नहीं, ऐसा मैंने भी पेपर में पढ़ा है कि कई लोगों ने ये बोला कि महिलाओं के ऊपर अलग से फोकस नहीं किया गया, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है कि कई चीज़ों पे जो मैंने, आप अगर खाने की सामग्री का बात करें, जो खाने की चीज़ें हैं उस पे तो हमने टैक्स, जीएसटी काउंसिल ने टैक्स ही हटा दिया, जो सबसे ज़्यादा एक घर को, एक छोटे घर को प्रभावित करता है। आप अगर गरीब हैं, आप अगर मीडियम क्लास हैं, आपका सबसे ज्यादा आज देखिए, फ्रिज एक किचन की जरूरत है, फ्रिज, मिक्सर ग्राइंडर किचन की जरूरत है, वाटर प्यूरिफायर एक किचन की जरूरत है, औरत महिला को आप सहूलत देने की, हत्ता कि उसकी जो मेनिस्ट्रल की जो नैपकिन होती है वो तक आपने महंगी कर दी। तो ये इसके बारे में, चूंकि आप काउंसिल के डिबेट में शरीक रहे हैं, तो उस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, आप एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई चीजों का एक तरीके से मैं ये बताना चाहूंगा कि एक अफवाह फैल रही है कि इसका रेट बढ़ गया, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको, एक मिनट, नहीं मैं समझिए, नहीं मैंने आइटम देखा है। मैंने आइटम, आप उसी में थोड़ा गलती हो रहा है। पहले हर एक कई चीजों पे, मोस्ट ऑफ द चीजों पे एक सेंटर एक्साइज होता था और एक वैट होता था। वैट तो आपको दिखता है, वैट जैसे 14%, 14.5% या 5% होता है। सेंटर एक्साइज 12% ऐसे होता था, 27% था। कॉस्मेटिक्स ले लीजिए, 27% था और अब 28% हो गया। इसमें 27% के साथ वो कॉस्मेटिक जनरली दूसरे जगहों से आता था, उस पर 2% CST था, 29% ITC का बेनिफिट मिला। एक्चुअली आज नहीं तो 1-2 हफ्ते में मैं आपको बता रहा हूं, इन चीजों का दाम भी गिरेगा, क्योंकि जो आप देख रहे थे वो 14.5 ही आपको दिख रहा है, 14.5 के खिलाफ 28 देख रहे हैं। ज्यादातर चीजों में यही हुआ है, मिक्सी में भी यही हुआ है, और सैनिटरी नैपकिन्स का तो एक्चुअली घटा है। तो ये सवाल है कि जो हमको नहीं दिखता है, हम ये सोचते हैं कि अरे दुगना हो गया। 12.5, 14.5 दोनों मिलके 27, अगर वो दूसरे स्टेट से आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ नहीं बनती है, मतलब 29% टैक्स से 28% टैक्स हो गया। इसके अलावा उसमें ITC मिल रहा है। ITC का मतलब है उसको बनाने में जो वस्तुएं लगी, जो चीज सामग्री लगी, उसके ऊपर भी आप टैक्स पे करते हैं, वो बेनिफिट भी आपको मिलता है। तो एक्चुअली इन सब चीजों का दाम कम होगा, ये हम लोग को समझना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, इमरान साहब रियासत नगर से। जी इमरान साहब, आपका सवाल। ये GST बिल से अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है क्या? कई को बोले तो सब ऑलरेडी तरकारी पे पहले टैक्स लेती थी गवर्नमेंट, दूध पे, खुले दूध पे टैक्स लेती थी। हम नहीं ले रहे पहले लेते थे। आज भी मार्केट में खुला दूध 70 रुपए बिक रहा है, GST है बस से कम हुआ। हम दूध पे टैक्स नहीं ले रहे, खुला पहले लेते थे क्या आप लोग? और तरकारी इतनी महंगी हो रही है, 80 रुपए किलो टमाटर GST है बस से। तो अच्छा, लोगों यानी आम एक तासुर ये भी है कि GST जब से आया है तब से जैसे कि सब्जियों के दाम महंगे हो गए हैं और दूसरी चीजों के भी दाम महंगे हो गए हैं, तो क्या ये GST के असरात हैं? खुले दूध का भी बात, खुले दूध की भी बात की जा रही है। दूध के ऊपर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोई भी टैक्स नहीं जी दोबारा, मगर आपकी विजय डेयरी ने तो पैसे बढ़ा दिए। नहीं, वो अब GST से उसका कोई भी ताल्लुकात नहीं है, लेकिन और सब्जियों के ऊपर भी टैक्स नहीं है। लेकिन कई बार ऐसे भी बार बार रेट्स बढ़ते रहते हैं, लेकिन अब हम उसको भी उसके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। जहाँ भी कोई टैक्स बढ़ रहा है, घट रहा है, हम उसके ऊपर नज़र रखे हैं और हम उसको कंट्रोल भी करेंगे। तेलंगाना स्टेट के हवाले से बात करूंगा मैं। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है उन्होंने कहा है कि 3-4 हज़ार करोड़ रुपए की आमदनी जो है उस पर असर पड़ेगा, और दूसरी जानिब हमारे मोहतरम CM इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या इसमें तजाद है, क्या इसमें डिफरेंस है, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और फिर इसके असरात वाक़तन क्या होंगे हमारी रियासत पे? देखिए, पहली बात ये है कि ये एक्ट जो है जी, ये हम सब के लिए है। हाँ, इससे किसी को घाटा होने वाला नहीं है। हाँ, ये क्या है, एक विन विन फार्मूला है, माने सारे लोग जीतेंगे, ऐसा ये खेल है जिसमें कोई हारेगा नहीं, ऐसा नहीं। कुछ लोग जो गलत काम करते थे, टैक्स को पूरी तरह से देते नहीं थे, उनके ऊपर जरूर असर पड़ेगा, लेकिन आम लोगों के ऊपर टैक्स का भार कम पड़ेगा, चीज़ों की दाम कम होंगी। आप देख रहे हैं धीरे धीरे चीज़ों की दाम कम हो रही हैं। जैसे ही पुराना स्टॉक खत्म होगा और भी रेट कम होंगी, आप देखेंगे। अगर वो नहीं करेंगे
हम उनके ऊपर एक्शन भी लेंगे। आपको पता है इसमें मुनाफाखोरी के खिलाफ एक सेक्शन भी है, जिसके तहत हम लोगों को अगर जो टैक्स कम हुआ या जो उनको इसकी जीएसटी की वजह से कुछ फ़ायदा हुआ, उसकी वजह से जो भी अगर वो हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, वो मुनाफा कंज्यूमर्स को नहीं दे रहे हैं, तो उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, अभी दूसरी बात, जी हाँ, बिल्कुल, जो प्लीज आप बताइए। दूसरी बात जो तेलंगाना के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसमें क्या है कि जीएसटी के तहत एक कंपनसेशन एक्ट आया है जो ये बोलता है कि जो हमारा इनकम था 2015-16 में, उसके ऊपर हर एक साल 14% का मुनाफा करने के बाद जो साल में हम आप देखेंगे 5 सालों तक कि अगर हमारा जीएसटी की वजह से किसी वजह से 14 से कम ग्रोथ हुआ, वो ग्रोथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गैप है वो देगी। तो पहली बात यह है कि 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो सालाना मुनाफा है वो तो हमको आने ही वाला है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हमारा टैक्स कम होगा ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अगर आप आजकल हम लोग 17% पे ग्रो कर रहे थे, उसकी जानिब से हो सकता है कि 1-8% हमारा कम हो जाए, जो शायद अपने ईटल राजेंद्र साहब ने बोला। सीएम साहब का जो हमारे साथ और लोगों के साथ जो चर्चा हुई, जो इस पे जो डिस्कशन हुआ, उसमें ये बात साफ आ रही है कि एक तरफ हमारा जो वैट आता था उसका हिस्सा थोड़ा कम हो सकता है, क्योंकि अब खाने पीने की सामानों पे जो हम 300-400 करोड़ कलेक्ट करते थे टैक्स, वो नहीं आ रहा है। तो उसका मतलब हमने तेलंगाना के लोगों को 300 करोड़ का मुनाफा दिया, उनको हमने खाने की चीजों पे टैक्स लेना बंद कर दिया। ठीक। दूसरी बात यह है कि दूसरे सर्विस सेक्टर है जो कि इसके पहले राज्य सरकार के तेलंगाना सरकार को पैसा कलेक्शन नहीं करने का अधिकार था, वो अब हम भी करेंगे। इसकी वजह से ओवरऑल हमारे को पैसा बढ़ेगा और इसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जैक्ट कितना होगा हम अक्टूबर में आपको आंकड़ा देंगे। ट्रेंड इस हवाले से जरूर मैं एक और सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है मैं जरूर करूंगा, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी जनाब, कौन कहाँ से सवाल? हाजियाँ प्राइवेट हाजी जाने वालों को, हाँ, हज के हवाले से पूछ रहे हैं आप? जी, ये 5% जीएसटी टैक्स बनना बल्कि एतमाद अखबार में आया, कहाँ तक सही है बल्कि पूछना है। ठीक, जो प्राइवेट तौर पर हज के लिए जाते हैं, हज के हवाले से पूछ रहे हैं, तो फिर उनको जीएसटी भी लगेगा, इस हवाले से सवाल कर रहे हैं। नहीं, हज से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। जो मतलब ये हो सकता है सर्विसेज जो होती हैं, नहीं जो मतलब जो भी एक एयर टिकट के ऊपर हाँ, एक ये पहले भी टैक्स था, वो भी सर्विस टैक्स वही है, उसमें कोई कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो ऐसा कोई बात नहीं है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। सही। यहाँ एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, अभी सेल टैक्स के तहत, आप कमर्शियल टैक्स के तहत जितने असेसीज थे, अब जीएसटी में उसकी तादाद कितनी होगी तेलंगाना में? अभी तक जैसे जो हमारा एक रफ एस्टिमेट है कि हमारे पास शुरू में 2,20,000 लोग हुआ करते थे, और सर्विस टैक्स में भी कुछ लोग रहते थे, 20-25 हज़ार होंगे, जो कुछ उसमें से कॉमन थे। अब क्या हो रहा है कि आप में पहले हम 7.5 लाख वालों को भी रखते थे, और 7.5 से 20 लाख के तहत ज़्यादा लोग रहते थे, लेकिन अब ये लोग जो 7.5 से 20 लाख के बीच का बिजनेस, उनको जीएसटी में आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग बाहर जाएंगे, कुछ नए लोग जैसे टेक्सटाइल के व्यापारी हैं, कपड़े के व्यापारी हैं, वो लोग नए जुड़ेंगे। तो हमारा एक एस्टिमेट है कि करीब करीब इस्टेब्लिश्ड ढंग से जो रेगुलर रहेंगे वो करीब 2 लाख होंगे, और उसमें ज़्यादातर लोग हमारे सिस्टम में आ चुके हैं। सर, मैं आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म होने के करीब है, मैं ये जानना चाहूँगा कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी मज़ीद इसके आगे बढ़ाने के लिए, जीएसटी के लिए वाक़तन आपको, आपके डिपार्टमेंट को या हुकूमत को चैलेंजेस क्या हैं? एक जानिब सेंटर है, एक जानिब स्टेट है, अलग अलग स्टेट्स हैं, तो फिर इसमें फ़िलहाल आपको तकनीकी एतबार से क्या मतलब चैलेंजेस है, और फिर इसके असरात वाक़तन दुरुस्त मामला होने में कितना वक्त लगेगा आवाम को, बिलखुसूस जो गरीब लोग हैं या फिर जो छोटे ताजरीन हैं, क्या क्या इनको मुश्किलात पेश आ सकती हैं, जो फ़िलहाल अभी आपने जिसका जवाब दिया वो तो हल हो जाएंगे, लेकिन आने वाले चंद दिनों तक इनको क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा? इसमें एक ऐड करना चाहता हूँ, आप इजाज़त दें। जी ज़रूर। जैसे कि अभी सुमित साहब बता रहे थे कि आपने व्यापारियों के लिए मीटिंग की, काउंसलिंग की, लेकिन अल्टीमेटली जो टैक्स बर्डन है इट डिपेंड्स ऑन द कॉमन मैन। उनके लिए क्या काउंसलिंग की? अभी लोगों, जैसा कि अभी कॉमन, हमारे पास जितने भी फ़ोन आ रहे हैं ज़्यादा कॉमन लोगों के आ रहे हैं, तो वो उनके लिए कैसे, आपने क्या सुविधा है कि उनको बेहतर समझाने के लिए, उनके दरमियान जाकर कुछ बात करने के लिए, वो भी उसमें आप इजाफा करके बताइए। आपने बहुत अच्छा बात उठाया कि जिस तरह से हमने अब ऑलमोस्ट हमने सारे जो हमारे
मेजर टैक्स पेयर्स हैं उनको हमने उनसे मिल लिया, कई बार मीटिंग किया, उनको समझाया क्या होगा, कैसे होगा और आगे क्या करना है। बेसिकली उनको 3-4 चीज़ें करनी है। पहले कि जो लोग अभी तक नहीं जुड़ पाए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, माइग्रेट नहीं किए नए GSTN सिस्टम में, आप करा लें, आपके पास समय है, जरूर करा लें। दूसरा है कि आपको एक डिजिटल की या ई-सिग्नेचर है वो आप ले लें, उसके बाद आपको कोई भी टैक्स करने में आसानी होगी। तीसरा, आपके पास कोई पुराना सामान पड़ा हुआ है जो आपने खरीदा, उसको आप इमीडिएटली अकाउंट फॉर करें और आप पिछले 6 महीने का आपका जो भी आपका अकाउंट्स है, आपका जो रिटर्न्स है वो फाइल कर दें। उसके साथ साथ एक ट्रैन 1 फॉर्म है वो भी आप कर लें, ताकि आपको जो भी आपके पास सामान पुराना पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको डबल टैक्सेशन नहीं हो। ये हम अपने भाइयों से कहना चाहेंगे जो व्यापारी भाई हैं। उसके अलावा एक आम आदमी को क्या करना चाहिए, पहले आपको थोड़ी जानकारी होना चाहिए GST क्या है, और आपको हरदम आप पिछले आपका रेट क्या था और अब आपका क्या रेट है, इस पे आप नज़र रखें। कोई भी चीज़ का रेट ज़्यादा नहीं बढ़ा है। मैं आपको, और हमने इस तरह के अभी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, इसको पब्लिश कर रहे हैं, पेपर्स में डालेंगे और लोगों को बुकलेट के रूप में भी भेजा है हमने और तादाद में भी भेजेंगे, ताकि आपको समझ आएगा कि टैक्स बढ़ नहीं रहा है। और अगर हम ये मॉनिटरिंग का सेल भी शुरू कर रहे हैं। इसके अलावा अभी तक हमने ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उन पे फोकस किया। अब जो हमारा अगला जो अवेयरनेस का, सबको जागरूक करने का जो अगला जो मुहिम है वो ये होगा कि हम लोगों को बताएं कि भाई आपको ये सुविधाएं GST के तहत आ रही हैं। अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है, आपसे ज़्यादा पैसा ले रहा है, आप हमारा ये टोल फ्री नंबर है, आप इस पे हमको बताएं और हम उनके ऊपर चर्या लेंगे, उनके ऊपर एक्शन लेंगे। ये मैं आपको बताना चाहूँगा। जी, साथ ही साथ एक छोटा सा सवाल मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो स्कीम्स हैं जो सरकारी, चाहे वो फेडरल दिल्ली की जानिब से, सेंटर की जानिब से हो या फिर स्टेट की, क्या इस पर भी कुछ मतलब असरात हो सकते हैं GST के हवाले से? कुछ ऐसी बातें हैं या वो लोगों की जानिब से पूछा जा रहा है? यस जी, कुछ जो हमारे जो रेगुलर स्कीम्स हैं उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर कोई जो सरकार का, चूँकि जो मेरा जो मानना है कि हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा और हमको ज़्यादा पैसा आएगा, तो इसीलिए आप उसके बारे में, हमारे जो स्कीम्स है वो लगातार जारी रहेंगे। लेकिन एक जो हम लोग का हुआ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के टाइप के प्रोजेक्ट हैं, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, आपने बताया मिशन भागीरथ, इन सब चीज़ों का, इरिगेशन, इनके ऊपर टैक्स का बर्डन बढ़ गया है। और हमने इसीलिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सरकार को लिखा भी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा है, और हमने ये मुद्दा बराबर अपने मीटिंग्स में रेज किया है। और मुझे उम्मीद है कि वो रेट सही किया जाएगा, ताकि हमारे ऊपर एडिशनल अननेसेसरी बर्डन न पड़े और उसकी वजह से जो हमारी स्कीम्स हैं वो सुचारू ढंग से चल पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। और माई साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन नाज़रीन, जो कुछ बातें थी वो यकीनन वक्त बड़ा तंग होता है और सारा कुछ इसमें शामिल किया जाना बड़ा मुहाल होता है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की और आपके सवालात भी इसमें शामिल किए। अब देखने वाली बात यही है कि आने वाले दिनों में GST कैसे आगे बढ़ता है और लोगों के, जिस तरह से सर ने बताया कि जो मसाइल है उसको किस तरह से हल किया जाता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।